साल 1961 पूरी दुनिया कोल्ड वॉर के चपेट में था। वेस्टर्न वर्ल्ड की दबदबा दुनिया में बढ़ रहा था। ठीक उसी समय सोवियत रशिया की नॉर्दर्न साइड की कोला पेनिनसुला के पास एक एयर स्ट्रिप से Tu-95V बॉम्बर उड़ान भरा। अक्टूबर का महीना था, 11:32 हो चुका था। रूस की ये बॉम्बर एयरक्राफ्ट मितुसिका बे टेस्टिंग सेंटर पर पहुंचे और एक भारी भरकम ऑब्जेक्ट को पैराशूट के जरिए नीचे गिराया गया। ये ऑब्जेक्ट जब जमीन से 4 किलोमीटर ऊपर थे तब इसको ब्लास्ट करवाया गया। ब्लास्ट होने के बाद उसकी आसपास की 160 किलोमीटर यानी 160 किलोमीटर रेडियस तक सब कुछ तबाह हो गया। इसका जो धुआं था ये आसमान में 60 किलोमीटर ऊपर तक उठ चुका था और उसकी झलक ब्लास्ट पॉइंट से 1000 किलोमीटर दूर तक दिखाई दी। हम बात कर रहे हैं उस जमाने में रूस द्वारा निर्मित खतरनाक सार एटम बम के बारे में, जिसे किंग ऑफ न्यूक्लियर बम भी कहा जाता है। नमस्कार, जय हिंद। स्वागत करते हैं आप सबको ISW के एक नए पेशकश में। पूरे जानकारी के लिए वीडियो को देखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ऐसे नए वीडियो पाने के लिए। अक्टूबर का महीना था, साल 1961। कोल्ड वॉर चरम स्थिति में था। ठीक उसी समय सोवियत रशिया ने एक खतरनाक न्यूक्लियर बम ब्लास्ट किया। इस बम को डिजाइन किया था एक रूसी साइंटिस्ट एंड्रियो सकारोव। ब्लास्ट करने के बाद जो हीट एनर्जी पैदा हुए वो था इक्विवेलेंट टू 58 मेगा टन्स ऑफ TNT यानी ट्राई नाइट्रोटोलुइन। सूरज का केंद्र में जो हीट उत्पन्न होता है ये उससे भी ज्यादा है। आज भी माना जाता है कि सार बम दुनिया का सबसे बड़ा और खतरनाक न्यूक्लियर डिवाइस जिसको बना के टेस्ट किया गया। सार बम लंबाई में 8 मीटर, चौड़ाई में उसका डाया है 2.6 मीटर और उसका जो वजन यानी वेट है 27 टन, जो करीब करीब 5 बड़ा हाथी के समान। साथियों, आपको लिटिल बॉय और फैटमैन के बारे में शायद पता होगा। ये दोनों वही न्यूक्लियर डिवाइस है जिसको गिराए गए थे अमेरिका के द्वारा जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2। हिरोशिमा में जो लिटिल बॉय को गिराए गए थे उसकी वजह से जो हीट एनर्जी उत्पन्न हुआ था वो था 15,000 टन्स ऑफ TNT। ऑन द अदर हैंड नागासाकी में जो फैटमैन को गिराया गया था और उसकी वजह से जो हीट एनर्जी उत्पन्न हुआ था वो था 21,000 यानी 21,000 टन्स ऑफ TNT। हिरोशिमा और नागासाकी में ये जो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ था इसकी वजह से क्या तबाही मचा था आप सबको पता है। आज भी हिरोशिमा और नागासाकी में रेडिएशन का इम्पैक्ट देखा जाता है। ये रूस द्वारा निर्मित सार बम को एरियल हाइड्रोजन बम और थर्मोन्यूक्लियर वेपन कहा जाता है। दोस्तों, अब हम चर्चा करते हैं कि सार बम के अंदर क्या क्या है। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि बम के ऊपरी हिस्से में एक गोलक यानी स्फीयर जिसमें कन्वेंशनल केमिकल एक्सप्लोसिव भरा हुआ है और इसकी चारों ओर एक पुख्ता बेरिलियम मिरर किस्म का बनावट है। इस गोलक के केंद्र में यानी सेंटर ऑफ द स्फीयर एक छोटा सा प्लूटोनियम का अलग सा गोलक है यानी स्फीयर है जिसका डायमीटर है 46 इंच। अब आते हैं बम की निचले हिस्से की तरफ। बम के निचले हिस्से में एक 3 कोर सिलेंडर लगा हुआ है जिनमें फर्स्ट कोर सिलेंडर में यूरेनियम यानी फॉर फ्यूजन रिएक्शन, सेकेंड कोर सिलेंडर में लिथियम डेटोराइट फॉर फ्यूजन फ्यूल और लास्ट यानी थर्ड कोर में यानी सेंटर कोर आप कह सकते हैं उसमें प्लूटोनियम सिलेंडर रखा हुआ है और बम की मिडिल में लगा हुआ है स्टाइरोफोम। ये स्टाइरोफोम का काम है न्यूक्लियर फ्यूजन को तेज करना यानी ज्यादा से ज्यादा हीट एनर्जी पैदा करना। रूस ने खास तौर पर इस मिशन को अंजाम देने के लिए Tu-95V बम्बर को चुने और इस बम्बर को नई टेक्निक से लैस किया गया क्योंकि सार बम का जो साइज है वो बहुत बड़ा था। बम्बर की निचले हिस्से में इस बम को माउंट किया गया था और बम्बर को पूरा सफेद रंग यानी व्हाइट कलर से पेंट किया गया था क्योंकि साइंटिस्ट नहीं चाहते थे कि एक्सप्लोजन के बाद जो धुआं निकलेगा इस धुआं के वजह से बम्बर पर कोई असर न पड़े। उस समय Tu-95V बम्बर का जो चालक यानी पायलट था उनका नाम था एंड्रयू डर्नपस्टेव। बम को गिराया गया था 11:32 AM ऑफ मॉस्को टाइम एट मितुसिका बे टेस्टिंग साइट जो स्थित है नोवाया ज़ेम्लिया आइलैंड पर, जो एक डिजर्टेड आइलैंड है जहां कोई नहीं रहता। बम को पैराशूट के जरिए नीचे उतारा गया। बम जब नीचे आए तो बम के अंदर एक बायोमेट्रिक सेंसर लगा हुआ था टू डिटेक्ट फाइनल ऑल्टीट्यूड। इसके साथ साथ 32 ब्रिज वायर डिटोनेटर्स बम में लगा हुआ था टू रिलीज इलेक्ट्रिकल स्पार्क टू डिटोनेट द बम।
जमीन से 4 किलोमीटर ऊपर इस बम को ब्लास्ट किया गया। ब्लास्ट के दौरान बम में इलेक्ट्रिकल स्पार्क होने के वजह से बम के अंदर जो छोटा सा प्लूटोनियम का गोलक था वो कंप्रेस्ड होने लगे और फट गए, और फटने के वजह से न्यूट्रॉन बाहर आने लगे। जब एक एटम ऑफ प्लूटोनियम एक न्यूट्रॉन से टकराते हैं और एनर्जी रिलीज करते हैं, उसके साथ साथ ये स्प्लिट यानी 3-4 ये कई हिस्सों में बढ़ जाते हैं और एडिशनल न्यूट्रॉन पैदा करते हैं। रिलीज हुए एडिशनल न्यूट्रॉन जब दूसरे प्लूटोनियम एटम से टकराते हैं तो एक नया ऊर्जा पैदा होते हैं, और ये प्रोसेस कंटिन्यूअस चलने से एक चेन रिएक्शन बनता है और जिसमें एक हाई लेवल हीट एनर्जी पैदा होता है। और ये हीट एनर्जी का जो तापमान होते हैं वो सूरज का केंद्र से भी ज्यादा 100 मिलियन सेल्सियस डिग्री। साथियों, सूरज का केंद्र यानी सेंटर ऑफ सन का तापमान है 15 मिलियन सेल्सियस डिग्री। न्यूक्लियर फिशन एक्सप्लोशन के कारण हाई लेवल गामा रेज एंड एक्स-रेज प्रोड्यूस होते हैं। स्टाइरोफोम हीट के वजह से केस का जो निचला हिस्से में जो सिलेंडर रहता है वो कंप्रेस्ड होने लगते हैं और सिलेंडर में लिथियम टेट्राइड रिएक्ट करना शुरू करते हैं और ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रॉन फॉर्म्स होते हैं। इस वजह से एक्सप्लोशन भी बहुत डिस्ट्रक्टिव होते हैं। सार बम को अभी तक कोई भी कॉम्बैट में यानी युद्ध में यूज नहीं किया गया। ये बनाया गया था कोल्ड वॉर के टाइम पे वेस्टर्न वर्ल्ड को दिखाने के लिए कि न्यूक्लियर डिस्ट्रक्शन कितना भयानक हो सकता है। दोस्तों, ये था रूस द्वारा निर्मित सार बम का एक डिटेल। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।